हेलो फ्रेंड्स, 3 अप्रैल की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से 11 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है काउंटरफीटिंग ऑफ न्यू नोट्स वरीज एजेंसीज। तो जो ये नई 2000 की और 500 की नोटें लाई गई थी, इनकी सिक्योरिटी फीचर्स को चेंज नहीं किया गया है। तो एक तो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और एक होते हैं कोवर्ट सिक्योरिटी फीचर्स। तो ये जो कोवर्ट सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, मतलब ये रिवील नहीं किए जाते, मतलब ये सिर्फ आरबीआई को, जो एजेंसीज है, उनको पता होता है। तो जो ये बैंक्स के पास जब नोट्स आती है, तब वहां पे पता चल सकता है कि ये एक्चुअली रियल करेंसी है क्या फेक करेंसी। और बाकी जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं वो पब्लिक को रिवील ओपन किए जाते हैं, तो वो पता होते हैं। तो हम देख के लेंगे तो हमको पता चलता है कि भाई रियल करेंसी है या फेक करेंसी है। तो सिक्योरिटी फीचर्स भी कई केसेस में ब्रीच हो गए हैं। तो जो फेक करेंसी आती है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स भी सेम है, लेकिन कोवर्ट सिक्योरिटी फीचर्स अगर ब्रेक नहीं हुए हैं तो वो बैंक के पास पता चल जाता है। तो वो होते कोवर्ट सिक्योरिटी फीचर्स। तो हमारे कोवर्ट सिक्योरिटी फीचर्स भी हमने 2005 से चेंज नहीं किए, और ये करेंसीज में 2500 नोट्स में सिक्योरिटी फीचर्स भी चेंज नहीं किए गए। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसके लिए एटलीस्ट 5-6 साल लगते अगर सिक्योरिटी फीचर्स चेंज करने हो। और जो नई करेंसीज अभी लाई गई है वो मई 2016 में उसका डिसीजन लिया गया था, तो इसीलिए सिक्योरिटी फीचर्स सेम है। सिक्योरिटी एजेंसीज ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फीचर्स एटलीस्ट 2-3 साल में चेंज होते रहने चाहिए, और स्पेशली हाई वैल्यू करेंसीज जो है, हायर डिनोमिनेशन, उसके लिए बहुत जरूरी है ये। तो अभी फेक करेंसी 2000 नोट की भी पाई गई है। तो ये सब जो पब्लिक पुलिस फोर्सेस ने आरबीआई के पास ये डिटेक्ट होने को आई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन फेक करेंसीज को इन्होंने फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा, तो उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें पता चला कि बहुत लो क्वालिटी की कॉपीज थी, फेक करेंसी थी। तो ये सिर्फ स्कैन किया गया था नोट्स को, और उनका प्रिंट, कलर कॉपी प्रिंट किया गया था ओरिजिनल नोट का। तो ये एक्चुअली प्रिंट बांग्लादेश में किया गया था, और ये जो करेंसी प्रिंट करने के लिए जो पेपर यूज किया गया था वो करेंसी पेपर था, बांग्लादेशी करेंसी पेपर था। तो उसपे प्रजातंत्री बांग्लादेश लिखा हुआ है। तो ये सामने आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है स्वैप टेररिज्म फॉर टूरिज्म, मोदी टेल्स कश्मीरी यूथ। तो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल 9.28 किलोमीटर का टनल अभी इनॉग्रेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनॉग्रेट किया जम्मू में, चेनानी नाशरी टनल। तो ये माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट जो है उधमपुर और रंबन, इन दोनों को कनेक्ट करता है, और इसकी वजह से श्रीनगर और जम्मू के बीच का डिस्टेंस भी 2 घंटे से कम हो जाएगा। तो ये इवन जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है यहाँ पे पूरी, तो उसको भी बाईपास कर लेता है, तो वो भी उसका बेनिफिट है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया में हर देशवासी का ये ड्रीम होता है कि वो एक बार कश्मीर जाए, तो वो विजिट करना चाहते हैं कश्मीर। तो अगर यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा तो ये कश्मीर की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा, और पूरा देश कश्मीर के साथ है। तो अगर टूरिज्म को फोकस किया जाए तो वो देश के लिए सही रहेगा। तो वही वो कह रहे हैं कि टेररिज्म की जगह टूरिज्म पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है पार्टीज व्यूज सॉट ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बजट 2017-18 में अब अनाउंस किए गए थे, उनको लॉन्च किया जाएगा। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज लिए जा रहे हैं कि कब कैसे लॉन्च किए जाए। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए कि सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके ऊपर अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने व्यूज देंगे। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको पता होना चाहिए, ये अभी तक डेजिग्नेट नहीं किया गया है। तो बैंक्स को डेजिग्नेट किया जाएगा, वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, और डोनर्स जो है ये बैंक से खरीद सकते हैं थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन या चेक पेमेंट। तो इसीलिए ये लाया गया, इसलिए कि क्लीन मनी पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग में आए। तो ये फिर वो अपने रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी वो ये डोनेट कर सकते हैं। तो वो फिर पॉलिटिकल पार्टी को अपना एक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट, जो वो नोटिफाई करेंगे इलेक्शन कमीशन को, और वो जो लिंक किया हुआ होगा एक अकाउंट, उसमें सारे ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो रिडीम करवा सकते हैं उनसे। तो ये पूरा अब इनिशिएटिव आने वाला है, इसकी फर्दर डिटेल्स अब अनाउंस किए जाएंगे, तो उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो इसको भी इसमें एक पॉइंट ये थी कि डोनर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रहे वो रिवील नहीं होता, तो सीक्रेसी लाई गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। तो ये वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। दूसरा, वो लोगों ने और एक जो इनिशिएटिव लिया था रिसेंटली फाइनेंस बिल में, गवर्नमेंट ने जो चेंज किया है, तो 7.5% कैप था कि जो लास्ट 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट से कंपनीज की, उसका मैक्सिमम 7.5% ही वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते हैं। तो ये कंपनीज लॉ में चेंज किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी काफी ह्यूमन क्राई हुआ था। इसमें भी ये लाया गया कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं वो रिवील करना जरूरी नहीं है, पहले जरूरी था। तो सीक्रेसी भी लाया जा रहा है,
और अभी फाइनेंस मिनिस्टर इस इनिशिएटिव को भी डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी चेंजेस लाए गए हैं, इनको अमेंड किए गए। तो अभी इंडियन कंपनी कौन सी है वो डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अगर एनआरआई इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन शेयर होल्डर्स है, एफडीआई काफी सारी इंक्रीज हो गई है, तो उस वजह से कंपनीज जो डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को वो काफी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो फॉरेन कंपनी कहीं जा सकती है फिर काफी केसेस में वो, तो इस फॉरेन फंडिंग हो नहीं सकता पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इसीलिए कैप बढ़ाया गया, कैप हटा दिया गया है, क्योंकि नहीं तो फंडिंग कहाँ से आएगा पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये जस्टिफिकेशन दिया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है सेंटर में रिमूव कैप ऑन पेरेंट मेंटेनेंस। तो ये मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट है 2007 का। तो इसके अंदर ये मैंडेटरी है, अब लीगल ऑब्लिगेशन है चिल्ड्रन पे, और जो लीगल आयर होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं, उनको सीनियर सिटीजन का, पेरेंट्स का मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल भी एस्टैब्लिश की गई है। तो ट्रिब्यूनल यहाँ पे रूलिंग्स देती है। पर इस लॉ में एक प्रोविजन ये है कि मंथली सीलिंग है कि कितना मेंटेनेंस पे किया जा सकता है। तो 10,000 रुपीज का मंथली सीलिंग है। तो अब ये डिस्कशंस में सामने आया है कि मंथली सीलिंग ऐसे फिक्स नहीं की जा सकती, ये डिसाइड करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स ऑफ द सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, या तो फिर और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन है चिल्ड्रन की, लीगल आयर की, तो उसके बेसिस पे ये डिसाइड होना चाहिए। तो इसको ओपन एंडेड रखना चाहिए, सीलिंग हटा देना चाहिए, ट्रिब्यूनल डिसाइड करे कि क्या मेंटेनेंस कितना देना चाहिए। तो ये अब प्रपोज किया जा रहा है अमेंडमेंट। फिर अगला न्यूज आइटम है पोल पैनल टू बाय न्यू ईवीएम्स फॉर 2019 इलेक्शंस। तो ईवीएम्स परचेज की जाती है दो पीएसयूज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये दोनों से ये पीएसयूज ये ईवीएम्स बनाती है और इलेक्शन कमीशन इनसे खरीदती है। तो M3 टाइप ईवीएम्स अब लाई जाएगी। तो इनमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम है कि अपना ऑथेंटिकेशन कर सकती है जेन्युइन है कि नहीं ईवीएम्स के लिए। तो ये एडवांस्ड वर्जन लाए जाएंगे। तो वही काफी जो न्यूज आती है कि ईवीएम्स टेम्पर किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जेन्युइननेस है वो भी अब बताया जाएगा ईवीएम से, नए ईवीएम से। और ये भी दोनों पीएसयूज भी इंडिपेंडेंटली ये ईवीएम्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सोर्स कोड आउटसोर्स नहीं होता और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको सेफगार्ड किया जाता है। तो कई अश्योरेंसेस दिए गए कि ईवीएम्स आर सिक्योर। फिर अगला न्यूज आइटम है जजमेंट डे सून फॉर चाइना बैक्ड म्यांमार प्रोजेक्ट। तो ये माइटसोन डैम जो है इरावती रिवर पे म्यांमार में, ये 2011 में इसकी डील साइन हुई थी बिटवीन चाइना एंड म्यांमार। तो तब म्यांमार में जनता गवर्नमेंट थी, मतलब मिलिट्री रूल था। अब डेमोक्रेसी लाई गई है। तो ऑन सैन सू की जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है बट सिग्निफिकेंट पोस्ट है उनके पास, वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे, तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन सकती थी। पर अब यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि क्या माइटसोन डैम कंटिन्यू किया जाएगा कि माइटसोन डैम को रिजेक्ट किया जाएगा, इस डील को कैंसिल किया जाएगा। तो इसके ऊपर डिसीजन इस बेसिस पे लिया जाएगा कि जो लोग हैं यहाँ पे वो इसको काफी अपोज कर रहे हैं। तो माइटसोन डैम को अपोज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंटली डिग्रेडिंग हो सकता है। यहाँ पे जो फिश है डैम की वजह से फिश को अफेक्ट होगा, फिश स्टॉक डाउनस्ट्रीम वो बोलते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिवर को हार्म होगा और विलेजर्स यहाँ डिस्प्लेस हो गए। तो उस वजह से लोग यहाँ पे इसको अपोज कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा और म्यांमार में इलेक्ट्रिसिटी की काफी ज्यादा जरूरत है। पर जो ऑब्जेक्शन मेनली एक पॉइंट पे ये है कि इस डील में एक प्रोविजन है कि चाइना या इस डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 90% इलेक्ट्रिसिटी चाइना को जा सकती है। तो अगर चाइना ही सारी इलेक्ट्रिसिटी ले जाएगी तो यहाँ पे फिर म्यांमार के लिए क्या बेनिफिट होगा। तो इसीलिए इस माइटसोन प्रोजेक्ट को काफी अपोज किया जा रहा है। तो चाइना लेकिन कह रही है कि अगर ये डील कैंसिल की जाती है तो यहाँ पे जो हमने कॉस्ट स्पेंड किया है मनी $800 मिलियन वो कहते हैं हमने स्पेंड किया है फीजिबिलिटी और टेक्निकल स्टडीज पे। तो अब तक वर्क नहीं स्टार्ट हुआ है, पर जो फीजिबिलिटी स्टडीज, टेक्निकल स्टडीज पे हमने जो स्पेंड किया है वो हमको कॉम्पेंसेट आपको करना होगा। तो वो डिमांड किया जा रहा है। तो अब वही डिसीजन म्यांमार गवर्नमेंट लेगी। तो वो अब जब न्यूज में आएगा तब हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइटसोन डैम है। फिर अगला न्यूज आइटम है फॉरेन ओनरशिप नॉर्म्स अ बैरियर। तो ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट है जिसके अंदर वो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर रही है और बता रही है कि ये कैसे फॉरेन ओनरशिप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को के लिए बैरियर है। तो वो उसके अगेंस्ट अपोज कर रही है उनको।
तो उनके अगेंस्ट बात कर रही है। तो वो यहाँ पे हमको इंडियन लॉज क्या है, नॉर्म्स क्या है, उसके बारे में पता चलेगा और यूएसए को क्यों इससे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले वो ई कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया में एफडीआई अलाउड है, 100% एफडीआई अलाउड है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में। तो जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन करे तो वो 100% एफडीआई हो ऐसे डील्स में वो अलाउड है। पर अगर बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स है, ट्रांजेक्शन है, तो उसमें 100% एफडीआई अलाउड नहीं है, वहां प्रोहिबिशन है। तो उसके लिए वो उसको अपोज कर रहे हैं कि क्यों यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो वो उनको चाहिए, मार्केट एक्सेस चाहिए उनको। फिर वो दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि एक एक्सेप्शन दी जा रही है बिजनेस टू कंज्यूमर्स में, वो है सिंगल ब्रांड रिटेलर्स को। तो वो ये इनफ नहीं है, वो और चाहते कि ओपन अप हो इकोनॉमी, ई कॉमर्स ओपन अप हो। तो ये उनका डिमांड है। ये सिर्फ यूएस का पर्सपेक्टिव है, इंडिया का लॉ यही है, इंडिया में रिस्ट्रिक्शंस है। फिर अगला न्यूज आइटम है, अगला जो ऑब्जेक्शन है वो है इक्वलाइजेशन लेवी पे। तो इंडिया में ये इक्वलाइजेशन लेवी है, 6% लेवी आता है। तो ये फॉरेन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पे है। तो ये वो कह रहे हैं इसलिए इंडिया ला रही है क्योंकि इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जो रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है और जो नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है उनको इक्वल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए हम ये इक्वलाइजेशन लेवी और डाल रहे फॉरेन ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स पे, एडवर्टाइजमेंट्स पे। तो इसके अगेंस्ट भी यूएसए अपना पॉइंट रेज करिए। वो कह रहे हैं कि जो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है ये कि इक्वलाइजेशन लेवी उससे हटके हो जाता है, क्योंकि डिजिटल टैक्सेशन जो है, डिजिटली टैक्स कैसे करना है, मतलब मल्टीलैटरल बेसिस पे डेवलप किया जाना चाहिए, मतलब रेसिप्रोकल बेसिस पे, तो डबल टैक्सेशन ना हो, ये जरूरी है। तो यहाँ पे उसको ध्यान में नहीं रख के ये इक्वलाइजेशन लेवी लाया गया है फॉरेन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके अगेंस्ट भी वो अपना वॉइस रेज कर रहे हैं। तीसरा है डेटा स्टोरेज पे। तो 2012 की एक नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है। तो इसमें ये है मैंडेटरी कि सारा डेटा जो पब्लिक फंड से कलेक्ट होता है, इंक्लूडिंग वेदर डेटा, वो सारा इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए। इवन जो डीटी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनकी गाइडलाइंस ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनको सारा डेटा इंडिया में ही सेव करना होगा। अगर उनको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट्स में बिडिंग करना है, क्वालिफाई करना, उसके लिए बिडिंग करने के लिए, तो उनको ये डेटा भी इंडिया में ही स्टोर करना होगा। तो इसके ऊपर भी वो वॉइस रेस कर रहे हैं कि इस वजह से जो है काफी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज पे, जो कटिंग एज सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको डेटा यहाँ इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा। फिर और एक जो सेक्टर है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो कह रहे हैं कि एफडीए इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक लाई गई है। लेकिन अब आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने एक डिस्कशन पेपर में ये सजेस्ट किया है कि कंपलसरी पब्लिक लिस्टिंग होनी चाहिए लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये एक्चुअली डिस्कशन में है, अब तक ये फाइनलाइज भी नहीं हुआ है, पर यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट इसको भी डिस्कस करती है और इसके अगेंस्ट अपना वॉइस रेज करती है। वो कह रहे हैं कि कंपलसरी पब्लिक लिस्टिंग जो है ये इंडिया में लाने जाने की बात हो रही है कि जो भी 7 इयर्स या ज्यादा से ऑपरेशनलाइजिंग है, इंडिया में ऑपरेशनल है, वो लाइफ इंश्योरेंस को पब्लिक लिस्टिंग करना होगा, मतलब शेयर्स ना स्टॉक्स पे लिस्ट होना होगा। तो ये वो कह रहे हैं कि ये तो कंपनी का डिसीजन है, वो काफी सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के फिर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं। तो ये ऐसे कंपलसरी कैसे किया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं कि इसका डिस्करेजिंग इफेक्ट होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स पे। तो इसके अगेंस्ट भी वो अपना वॉइस रेज कर रहे हैं। और फाइनली बैंकिंग सेक्टर में वो कह रहे हैं कि फॉरेन बैंक्स को इंडिया में सबमिट करना होता है हर बार अपना इंटरनल ब्रांच एक्सपांशन प्लान, एनुअली हर साल करना होता है इनको। तो उनके ऊपर काफी लिमिटेशंस होती है ब्रांच ऑफिस एक्सपेंशन पे। तो ये उसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहा है। फिर अगला न्यूज आइटम है गार रेजेस इशू ऑफ टैक्समैन्स पावर। तो गार क्या होता है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। तो ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए काफी टाइम से बात चल रही है। अभी फाइनली ये इम्प्लीमेंट किए गए फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो एंटी अवॉइडेंस है मतलब टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स इवेजन अलग होता है और टैक्स अवॉइडेंस अलग होता है। टैक्स इवेजन जो हम पनामा पेपर लीक्स वगैरह में भी जो डिस्कस करते हैं, तो इवेजन मतलब आपको टैक्स लायबल है पर आप पे नहीं कर रहे हो, आप अपना छुपा रहे हो और इवेट करके आप अपना टैक्स बचा रहे हो। तो वो टैक्स इवेजन है जो इलीगल है। तो अगर वो एक्सपोज होता है तो आपको फाइन पे करना होता है और टैक्स भी पे करना होगा, पेनल्टी भी पे करनी। पर टैक्स अवॉइडेंस जो है ये एक्चुअली आप ऐसे तरीके ढूंढते हैं कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े। तो आप लीगली ऐसे ढूंढते हैं कि तरीके कि ये टैक्स अवॉइड किया जा सके। तो अब टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर भी रूल्स लाए गए हैं। तो ये एक्चुअली इंटरनेशनल नॉर्म है, यूरोप में भी काफी ऐसे एंटी अवॉइडेंस रूल्स लाए गए हैं।
क्योंकि अब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई है, तो वो काफी जगह पे बेस्ड है, तो वो ऐसे टैक्स हेवन्स यूज करते हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं कि एक्चुअल फायदा तो उनको वो कंट्री में ही वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर वो टैक्स अवॉइड करने के लिए ऐसे अग्रीमेंट्स करते हैं। तो इसको पकड़ में लाने के लिए टैक्स गवर्नमेंट को लॉस होता है टैक्स अवॉइडेंस से, तो वो ना हो इसलिए ये रूल्स लाए जाते हैं। तो इंडिया में भी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स अब लाए गए हैं। तो इसके अंदर मतलब क्या है कि ये है, देखो अगर एक ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो इसमें मेजर आउटकम जो है ये ट्रांजैक्शन का टैक्स बेनिफिट है, और कोई इसमें बिजनेस सेंस नहीं बनता, कोई साउंड बिजनेस बेसिस नहीं है ट्रांजैक्शन का, सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तो फिर गार इन्वोक किया जाएगा। तो ऐसा ये डेफिनेशन यहाँ पे प्रोविजन है। तो अब यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे वॉइस रेस कर रही है कि हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो जिसमें टैक्स बेनिफिट अभी फिलहाल हो रहा है पर लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिजनेस सेंस भी बनता हो, तो ये कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर टैक्स अथॉरिटीज के अंदर के पास बहुत सारा पावर उनके हाथ में आ जाता है, तो वही उनका कंसर्न है। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि काफी सारे सेफगार्ड्स है, टैक्स अथॉरिटीज आपको भूली नहीं कर पाएगी, इवन गार इन्वोक करने में काफी सारे लेयर्स ऑफ परमिशन लेने पड़ेंगे, बहुत सारी अथॉरिटीज के थ्रू जाके फिर गार इन्वोक किया जाएगा। तो सेफगार्ड्स भी है इस प्रोविजंस में। और वो ये भी उन्होंने पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं कि एलओबी क्लॉजेस, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स क्लॉजेस जो ऑलरेडी है अगर ट्रीटीज में कोई कंट्रीज के साथ, तो वहां पे अगर टैक्स अवॉइडेंस सफिशिएंटली एड्रेस किया गया है तो फिर गार इन्वोक नहीं किया जाएगा। जैसे इंडिया सिंगापुर ट्रीटी, इंडिया मॉरिशस ट्रीटी में जो रीनिगोशिएट हुए उसमें एलओबी क्लॉजेस लाए गए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोर्ट में ये कंसिडर किया गया पूरा टैक्स इम्प्लीकेशन कोई डील का, तो उन केसेस में भी उन्होंने सैंक्शन किया कोर्ट ने, तो भी गार अप्लाई नहीं किया जाएगा। इवन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स है, अगर उनसे परमिशन लिया गया, उन्होंने परमिट किया है कोई अरेंजमेंट को, तो उन केसेस उन ट्रांजेक्शन्स में भी गार अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो ये सारे अश्योरेंसेस भी दिए गए हैं। तो ये गार है जो तब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये प्रणब मुखर्जी जो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने ये प्लान इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन फाइनली डिले हो के फाइनली अब ये 1 अप्रैल 2017 से गार इफेक्टिव हुआ है। फिर अगला न्यूज आइटम है, मोर मनी विल नॉट सॉल्व एनपीएस, जेटली। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ये मेजर कंसर्न है बैंक्स का, गवर्नमेंट इनको रिकैपिटलाइजेशन के लिए भी इनिशिएटिव ले रहे, पर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली कह रहे हैं कि एनपीएस रिकैपिटलाइजेशन से सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट भी जब रिकैपिटलाइजेशन करती है तो उनके पास जो रिसोर्सेज है वो और कहीं से डाइवर्ट होके यहाँ आ रहे हैं। तो इरिगेशन, एनजीएनआरईजीए, पॉवर्टी एलिविएशन, इन सब के लिए स्कीम्स के लिए जो पैसा है वो खुद कह रही है, तो वो एक्चुअली यहाँ डाइवर्ट होके यहाँ आएगा। और ये एनपीएस है क्योंकि थोड़े रिच कंपनीज जो है, रिच पीपल जो है, उनकी कंपनीज, उनका प्रोजेक्ट ये बैकफायर किए, उनके एनपीएस है। और पहले उन्होंने ये भी डिफेंड किया है कि ये एनपीएस इसलिए है, रिच कंपनीज ने पे नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट कर लिया, और फिर ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इतना डाउन चला गया कि उनको वो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हुए नहीं, और अब ये सारे एनपीएस हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। तो वही है, बैड बैंक भी प्रपोज किया गया, पारा पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो एजेंसी। तो यहाँ पे वही है कि ये एनपीएस को कैसे हैंडल किया जाए उसके ऊपर काफी डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो अब एनपीए प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा वही कंसर्न है। तो वो कहते हैं कि ये एक्चुअली बैंक्स को ही डिसीजन लेना होगा, उनको ये अकाउंट सेटल करना होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे वही है, एक रिकैपिटलाइजेशन कितना हो पाएगा उस पर वो क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। और वही वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना इक्विटी भी, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स है जिनको गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है, तो वो कहते हैं कि इक्विटी इसमें भी बैंक्स में कम करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आईडीबीआई में भी इक्विटी अभी 50% से कम की जाएगी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, और ये वही है जो रिकैपिटलाइजेशन भी किया गया 25,000 करोड़, ये इंद्रधनुष स्कीम के अंदर भी है, हमने कई बार डिस्कस किया है। 25,000 करोड़ फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में 1,000 करोड़, 10,000 करोड़ लाए जाएंगे टू रिकैपिटलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर अगला न्यूज आइटम है, ग्रासोलिन में पावर फ्यूचर फ्लेक्स। तो ये बेल्जियम के साइंटिस्ट है, इन्होंने ग्रास में से फ्यूल एक्सट्रैक्ट किया है। तो ग्रास में से बहुत फ्यू ड्रॉप्स, फ्यूल के थोड़े ड्रॉप्स वो एक्सट्रैक्ट कर पाए, लेकिन क्योंकि काफी एक्सपेंसिव टेक्निक हो गई है, तो अगर इसको बनाया जाए, ऐसे डेवलप किया जाए और ज्यादा फ्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ग्रास से, तो ये ग्रासोलिन जो ये कह रहे हैं वो इतना चीपली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ग्रास इज इजीली अवेलेबल। तो ये ग्रासोलिन एक दिन इवन फ्लाइट्स को भी फ्यूल कर सकती है। तो ये उन्होंने हाईलाइट किया है।
और जो लास्ट न्यूज आइटम है वो है फंगस दैट ईट्स प्लास्टिक में हेल्प क्लीन एनवायरनमेंट। तो ये फंगस है एस्परगिलस ट्यूबिनजेनेसिस। तो ये फंगस जो है ये सॉइल में जनरली पाया जाता है, पर ये प्लास्टिक के सरफेस पे भी ग्रो कर सकता है और ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है प्लास्टिक पे, जिसकी वजह से प्लास्टिक के केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं इसके। तो ये एक डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लास्टिक के लिए बहुत प्रोमिनेंट एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक का कंसर्न काफी है। तो ये एनवायरमेंट पोल्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करता है और प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है इजीली। तो इसीलिए अगर ये फंगस यूज करके प्लास्टिक डिग्रेड किया जाए तो जो वर्ल्ड में वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, उसको इजीली हम रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो है ये चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। इन्होंने ये प्लास्टिक ईटिंग फंगस इस्लामाबाद पाकिस्तान में रबिश पे इसको फंगस को पाया गया था, तो वो उसकी स्टडी किया और इनको ये सामने रिजल्ट्स मिले। तो ये एक ब्रेक थ्रू है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।